हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग देखते हैं, चाहे मतलब फिर वो कोई भी जीडीएस हो या फिर अगर कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन होता है तो उसके मन में 3 डाउट्स आते हैं। सबसे पहले आता है सैलरी का, कि हमारी कितनी सैलरी होगी। उसके बाद में आता है कि हम लोगों को फेस्टिवल पे बोनस मिलेगा या नहीं, दिवाली बोनस कितना मिलेगा कितना नहीं। एंड लास्ट वन आता है कि हम लोगों को 1 ईयर में कितनी जो है मतलब हॉलीडेज मिलते हैं, कितनी लीव्स मिलती हैं, जिसके कि हमारी सैलरी में से जो पैसे हैं डिडक्ट ना हो। तो जो सैलरी वाला पार्ट है जीडीएस के लिए, वो मैंने पहले ही कवर कर चुका है अपनी वीडियो में, जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है और उसका आपको लिंक यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं की, जल्दी जाके चेकआउट कर लेना। एंड द सेकंड वन इज दिवाली बोनस, कि आप लोगों को दिवाली बोनस कितना मिलता है, फेस्टिवल बोनस जो है वो कितना मिलता है एंड कब मिलता है, मतलब जैसे कि अभी जो न्यू ज्वाइनिंग है उनको मिलता है या नहीं। तो उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसका कि लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज लीव, कि हम लोगों को जीडीएस को साल में कितनी लीव्स मिलती हैं, जिसके कि हमारे मतलब पैसे डिडक्ट नहीं होते हैं, हमारी जो पेड लीव्स है वो कितनी मिलती है। तो आज की वीडियो में, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, कि आज की वीडियो में हम सेपरेटली जीडीएस की लीव्स के बारे में बात करने वाले हैं, कि जीडीएस को एक साल में कितनी लीव्स मिलती हैं, कितनी पेड लीव्स मिलती हैं, कितनी इमरजेंसी लीव्स मिलती है एंड कितनी मैटरनिटी लीव्स मिलती है फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। तो आज की जो वीडियो है वो हम डेडिकेटेडली लीव्स के ऊपर लेकर आए हैं आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आप सब लोगों के कमेंट्स में एंड इंस्टाग्राम पे मुझे काफी सारे डाउट्स आ रहे थे इसके रिगार्डिंग, कि भैया जीडीएस को कितनी लीव मिलती है, हम कितनी लीव ले सकते हैं, मैक्सिमम कितनी लीव ले सकते हैं हमारे मतलब जिसमें सैलरी में से पैसे डिडक्ट ना हो। तो इसलिए ये जो आपकी आज की वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो चली तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो जीडीएस की लीव है, कि जीडीएस को कितनी लीव मिलती है एक साल में, उसके रिगार्डिंग मतलब ना इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई एक अलग से कोई भी मतलब एक जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया हुआ है। बट जो हमारे कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल है इसके अपने जीडीएस के, उसमें ही जो ये लीव वगैरह का मतलब सारा परफॉर्मा दिया हुआ है कि जीडीएस को कितनी लीव मिलती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको यहाँ पे ओपन कर लिया है। इसके बाद में हम चलते हैं एम्प्लॉय कॉर्नर पे, क्योंकि एम्प्लॉय कॉर्नर के अंदर जो लेटेस्ट न्यूज एंड सर्कुलर्स वगैरह होते हैं उसके अंदर ही हमको यहाँ पे इसका जो कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड ये आ गया हमारे पास 2020 जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020। तो यहाँ पे अब मैं जब इसकी पीडीएफ खोलता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 7 नंबर पे इसका जो लीव है, लीव का ऑप्शन आ जाता है। एंड ये मैंने आप लोगों के लिए मतलब पहले ही खोल के रखा था ताकि हमारा जो टाइम है वो ज्यादा वेस्ट ना हो। एंड जो ये इसका कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल की जो पूरी पीडीएफ है, इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो भी जीडीएस के कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल है, 3A रूल क्या है, मतलब इसके जो भी रूल्स हैं वो आप सब रीड कर सकते हो। बट अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अलग से। बाकी जो मतलब इसके कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल है, यही जीडीएस की बुनियाद है, इसी के कारण जीडीएस वगैरह मतलब जो है उनको आज इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं। बट फिर भी बहुत मतलब ऐसे, चलो ज्यादा हमारा काम भी नहीं होता, 4 ही घंटे का काम होता है, उसके हिसाब से जो सैलरी है या फिर जितनी फैसिलिटीज मिल रही है ठीक है, और कोई डिपार्टमेंट नहीं देता है। बट फिर भी जो इसका मतलब पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप लोगों को पता होना चाहिए ज्वाइन होने से पहले। तो इसलिए जिसकी पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, वहां से आप जरूर से चेकआउट कर लेना। अगर मतलब आपने पूरी भी नहीं, क्योंकि ये पूरी तो बहुत ज्यादा पेजेस की होती है, 42 पेजेस की है ये पूरी पीडीएफ। अगर आप पूरी भी नहीं रीड करना चाहते तो इसके जो मेन मेन टॉपिक्स हैं आप उनको मतलब जरूर से रीड कर लेना। जैसे कि इसका 3A रूल होता है, वो होता है उसका 9 रूल होता है, 9th रूल, वो भी आप जरूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये आपको आगे चल के बहुत काम आएंगे। एंड आपको पता होना चाहिए कि आपके हाथ में मतलब क्या क्या पावर है एंड आपके सीनियर्स के हाथ में आपके अगेंस्ट क्या क्या पावर है। तो उसका मतलब सबको आप लोगों को एक अंदाजा होना चाहिए। बाकी जो आज की वीडियो में इसमें हम बात करने वाले हैं लीव के बारे में, कि एक जीडीएस को मैक्सिमम कितने डेज की जो लीव है वो मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, द ग्रामीण डाक सेवक्स में बी ग्रांटेड पेड लीव एट द रेट ऑफ 20 डेज इन अ ईयर। तो यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस को पेड लीव मिलती है, मतलब यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पे डिडक्ट नहीं की जाएगी। पेड लीव इसी को कहते हैं कि आप छुट्टी पे हो बट फिर भी आपको उन छुट्टियों के भी जो पैसे है वो मिलते हैं, एंड इसको ही पेड लीव कहते हैं, एट द रेट ऑफ 20 डेज इन अ ईयर। तो आप एक साल में 20 दिन की जो छुट्टी है वो ले सकते हो। एंड यहाँ पे आपकी जो छुट्टी है ये पेड लीव्स है, मतलब इसमें आपकी कोई भी सैलरी डिडक्ट नहीं होगी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 10 डेज फॉर एवरी हाफ ईयर। तो आप मतलब ऐसे नहीं है कि आप एक पूरे साल में 20 डेज की तो छुट्टी ले सकते हो बट इकट्ठी नहीं ले सकते। आप
इन्होंने मतलब एक साल को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, 6-6 महीनों में। तो आप 6 मंथ में, एवरी 6 मंथ में आप 10 डेज की जो छुट्टी है वो ले सकते हो। जैसे कि इन्होंने कहा हुआ है कि जनवरी से लेकर और जून तक आप 10 डेज की छुट्टी बीच में ले सकते हो इन 6 मंथ के दौरान। एंड उसके बाद में जुलाई से लेकर दिसंबर तक आप 10 डेज की छुट्टी आगे ले सकते हो उन 6 मंथ्स के ड्यूरिंग। बट आप इकट्ठी एक साल में मतलब 20 डेज की जो छुट्टी है वो नहीं ले सकते हो विदाउट accumulation और as may be determined by the government from time to time। तो मतलब यहाँ पे आप जैसे कि इसके लिए ना आपको जब भी मतलब छुट्टी चाहिए आप उसके लिए एप्लीकेशन तो दोगे लिखित में, आप अपने सीनियर्स को भी इन्फॉर्म करोगे। एंड यहाँ पे आपकी जो इसकी मतलब 20 डेज की जब आप छुट्टी लेते हो तो यहाँ पे आपकी कोई भी सैलरी जो है डिडक्ट नहीं की जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन क्या है, सेवक वेयर एज सेवक, तो यहाँ पे सेवक का क्या मतलब है, जीडीएस, जीडीएस को यहाँ पे सेवक कहा गया है। वेयर जीडीएस फेल्स टू रिज्यूम ड्यूटी on the expiry of the maximum period of leave admissible and granted to him or her। तो अगर आपने मतलब 10 दिन की इकट्ठी छुट्टी ली मान लो, उसके बाद में 10 दिन की इकट्ठी छुट्टी लेने के बाद अगर आप बाद में नहीं आते हो तो आपके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा वो भी हम आगे बात करेंगे। एंड अगर मतलब आपको 10 दिन की इकट्ठी छुट्टी नहीं मिल रही है, अगर आपको कम की छुट्टी मिल रही है, 5 या 6 दिन की छुट्टी मिल रही है, एंड फिर भी अगर आप अपनी वजह से 5 या 6 दिन की छुट्टी लेने के बावजूद आगे मतलब छुट्टी और ले रहे हो, मतलब अगर आप नहीं आ रहे हो काम पे, तो आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है, जो कि हम आगे करेंगे आपके खिलाफ क्या एक्शन होगा। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात मेंशन कर दूं कि यहाँ पे जो मतलब संडे की छुट्टी या होती है या फिर और भी कोई गैजेटेड हॉलीडेज होते हैं, वो आपकी इस मतलब हॉलीडेज में, इस लीव में काउंट नहीं किए जाएंगे। क्योंकि मेरे पास ये भी एक डाउट आया हुआ था कि भैया अगर हम जैसे कि लीव लेते हैं तो उसमें संडे भी काउंट होगा, नहीं संडे बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। आप संडे एंड गैजेटेड जो हॉलीडेज होते हैं उनसे अलग, मतलब उनको हम इंक्लूड नहीं करते, उनके एक्सक्लूड आप 20 डेज की एक साल में छुट्टी जो है वो ले सकते हो, लीव जो है ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे बी पार्ट है, वेयर सच सेवक हु इज ग्रांटेड लीव फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन द मैक्सिमम पीरियड एडमिसिबल टू हिम और हर अंडर दीज रूल्स रिमेन एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी फॉर एनी पीरियड which together with the leave granted exceeds the limit up to which she could have been granted such leave, he shall, unless the government in view of the exceptional circumstances of the case otherwise decided, be removed from engagement for after following the procedure laid down in रूल 10। तो यहाँ पे रूल 10 के हिसाब से जो भी आपका प्रोसीजर बनेगा, अगर मान लो आपने 10 दिन की छुट्टी ले ली एंड उसके बाद में भी अगर आप नहीं आते या फिर आपको जितने दिन की छुट्टी मिली है, अगर आप उससे ज्यादा छुट्टियां मतलब बिता रहे हो, अगर आप उसके बाद में भी काम पे नहीं आ रहे हो अपनी छुट्टियां बिताने के बाद, उसके मतलब अगर आप नहीं आ रहे हो तो आपको यहाँ पे मतलब जॉब से भी निकाला जा सकता है। और जॉब से निकालने का क्या मतलब क्या पूरा प्रोसीजर होता है वो इन्होंने यहाँ पे रूल 10 में मतलब पूरा बता रखा है। बाकी ये रूल 10 मतलब आप लोगों के लिए नहीं होता, क्योंकि ये एंगेजिंग जो अथॉरिटी होती है, आईपी होते हैं, सुप्रिटेंडेंट होते हैं, ये उनके लिए होता है कि मतलब जॉब से निकालने का क्या प्रोसीजर रहता है। तो इसलिए अगर आप अपने मतलब छुट्टी लेने के बावजूद, आपको जितने भी दिन की छुट्टी यहाँ पे ग्रांटेड की गई है, अगर आप वो छुट्टी बिताने के बावजूद अपने काम पे वापस नहीं जाते हो तो यहाँ पे आपको एंगेजमेंट से डिसमिस भी किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है। तो इसलिए आप ऐसे बिल्कुल भी मत समझना कि अगर आपको मतलब मैक्सिमम 10 डेज की छुट्टी है तो आप बिना बताए अपनी छुट्टियां कर लोगे, बिना बताए अपनी छुट्टियां बिता लोगे। तो इसके ऊपर मतलब फिर आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है अगर आप ऐसे गिल्टी पाए जाते हो तो। इसलिए मतलब ऐसा भी आप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने कभी भी छुट्टी लेनी है तो आप अपने सीनियर्स को बताओ कि मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए, एंड जितने दिन की आपको छुट्टी ग्रांट की जाती है आप सिर्फ उतने ही दिन की छुट्टी लो, उससे ज्यादा दिन की छुट्टी मत लो, क्योंकि फिर वरना आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ये तो होगी हमारी रेगुलर छुट्टी जो होगी मतलब पेड लीव्स। उसके बाद में हम बात करते हैं इमरजेंसी लीव। तो इमरजेंसी लीव होती है, ग्रामीण डाक सेवक शैल बी एंटाइटल्ड फ्रॉम इमरजेंसी लीव फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 5 डेज इन अ कैलेंडर ईयर। तो आप एक मतलब पूरे साल में आप मैक्सिमम 5 दिन की इमरजेंसी लीव ले सकते हो। यहाँ पे मतलब जो आपकी यहाँ पे 20 डेज की ये जो छुट्टी है ना, ये जो लीव है, यहाँ पे ये काउंट नहीं होगी। आपने अगर ये अपनी 20 डेज की पूरी छुट्टी बिता ली है देन नो वरी, आप उसके अलावा भी अपनी जो 5 डेज की इमरजेंसी लीव है ले सकते हो, ये आपकी इस 20 डेज में काउंट नहीं होगी। और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे अभी जो मतलब इसकी इमरजेंसी लीव्स के जो डेज हैं वो 5 रखे गए हैं कि आप मैक्सिमम एक साल में 5 दिन की इमरजेंसी लीव ले सकते हो। बट अगर आगे मतलब और भी कोई ऐसे आए प्रोसीजर, ऐसा अगर कोई परफॉर्मा आया कि आप लोगों की इमरजेंसी लीव वो ज्यादा कर दी गई है या कम कर दी गई है, तो इस उस हिसाब से आपकी जो मतलब एंगेजमेंट के रूल है उसमें ये अपडेट हो जाएगा। बाकी आप मतलब वो अपनी रेगुलर छुट्टी लेने के बाद, पेड लीव्स लेने के बाद आप यहाँ पे 5 डेज की इमरजेंसी लीव भी ले सकते हो, देयर इज नो इशू। उसके बाद में आता है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जो भी फीमेल जीडीएस है उनके लिए यहाँ पे मैटरनिटी लीव्स रखी गई है। अब फीमेल ग्रामीण डाक सेवक विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन
may be granted maternity leave by an authority competent to grant leave for a period of 180 days from the date of its commencement as per instructions issued by department from time to time। तो अगर मतलब फीमेल ग्रामीण डाक सेवक के लिए यहाँ पे किसको छुट्टी दी जाएगी, जिनके की 2 बच्चे से मतलब कम ही है, जिनके अगर सेकंड अभी होने वाला है तब भी उनको मतलब लीव मिल जाएगी, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। बट अगर उनके 2 बच्चे हैं एंड अगर उनका थर्ड होने वाला है तो फिर यहाँ पे लीव आप लोगों को नहीं दी जाएगी। यहाँ पे इन्होंने मतलब पूरा मेंशन कर रखा है, लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन में बी ग्रांटेड। तो अगर मतलब 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन से कम है तभी उनको यहाँ पे छुट्टी दी जाएगी, वरना यहाँ पे छुट्टी आप लोगों को नहीं दी जाएगी। तो लेस देन 2 सर्वाइविंग मतलब 1 सर्वाइविंग, अगर आपके पास एक पहले बच्चा है एंड अगर अभी दूसरा होने वाला है तब आपको छुट्टी मिलेगी। बट अगर आपके 2 पहले हैं एंड अगर अभी थर्ड होने वाला है तो फिर आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पे मैटरनिटी लीव के कितने डेज आपको मतलब छुट्टी के लिए दिए जाते हैं, 180 डेज की आप यहाँ पे मैटरनिटी लीव ले सकते हो। उसके बाद में हमारे पास मतलब जो लीव का कॉलम था वो तो यही था, टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट आ गया। एंड उसके बाद में मतलब अभी जैसे कि हम लोगों को लीव लेनी होती है, मान लो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आप एक 10 डेज ले सकते हो एवरी 6 मंथ में। तो उसमें जब आप इकट्ठे लेते हो ना 10 डेज की छुट्टी, तो आपको एक अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट छोड़ना पड़ता है, उसके बिना आपकी जो छुट्टी है वो ग्रांटेड नहीं की जाएगी। क्योंकि मान लो अगर आप 10 डेज की छुट्टी ले रहे हो एंड अगर आप सिंगल हैंडेड बीओ में हो तो फिर आपका काम कौन संभालेगा, बीओ को बंद तो रख नहीं सकते। तो उसमें मतलब आप सब्स्टिट्यूट कैसे छोड़ोगे, क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होते हैं, अभी वो हम बात करते हैं। एंड ये जो मतलब इसका टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्स्टिट्यूट छोड़ने का जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो इसकी इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी में मेंशन किया हुआ है, मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, इन्होंने बता रखा है कि जैसे कि ना पहले तो सिर्फ और सिर्फ पेड लीव्स ही होती थी, उसके बाद में आई है मैटरनिटी लीव्स, उसके बाद में इमरजेंसी लीव्स आई है एंड उसके बाद में फिर ये मैटरनिटी लीव्स। एंड अगर अभी हम बात करें कि सब्स्टिट्यूट भी आप सब्स्टिट्यूट छोड़ना होता है उसके ऊपर क्या कंडीशंस होती हैं, तो उसका भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मतलब ना अगर आप इमरजेंसी लीव लेते हो तब भी आपको सब्स्टिट्यूट छोड़ना पड़ता है। एंड अगर आप रेगुलर मतलब बेसिस पे अपनी जो लीव है वो लेते हो तब भी आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट छोड़ना पड़ता है। एंड अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा हमारी जो जीडीएस की लीव्स है वो 3 टाइप्स की होती है। एक तो होती है रेगुलर टाइप्स, जो कि आप एक ईयर में मतलब 20 डेज के ले सकते हो, पेड लीव्स हो गई। उसके बाद में सेकंड होती है हमारी इमरजेंसी लीव, जो कि हम एक साल में 5 ले सकते हैं। एंड थर्ड होगी फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जीडीएस की मतलब जो मैटरनिटी लीव्स होती है 180 डेज की, उसमें मतलब आपको ना फिर कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलती है। तो अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट अगर आप छोड़ते हो तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है एंड वो फुलफिल होनी चाहिए तभी जो आपकी लीव है वो यहाँ पे ग्रांट की जाएगी, उसके बिना आपकी यहाँ पे जो ये लीव है वो ग्रांट नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे जो इसका इनका ऑफिस मेमोरेंडम है ये है, आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर काइंड इन्फॉर्मेशन टू दिस ऑफिस लेटर। यहाँ पे इन्होंने अपना जो लेटर नंबर वगैरह वो यहाँ पे दे रखा है। एज पर एक्सटेंट ऑर्डर्स a regular GDS is required to provide a substitute at his own risk and responsibility। तो आप जब एक सब्स्टिट्यूट छोड़ोगे वो आपके खुद के रिस्क पे एंड खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही होगा। आप मतलब ऐसे नहीं है कि आपके ऑफिसर जो हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे, नहीं आपको खुद को ही प्रोवाइड करवाना होता है। एंड खुद के जान पहचान का, क्योंकि देखो कैश का काम है, अगर मतलब आप बीपीएम हो या फिर एबीपीएम हो कोई भी हो, तो कोई भी मतलब सरकारी काम है ये, अगर कोई कैश के साथ प्रॉब्लम होती है या फिर अगर कोई डाक वगैरह के साथ प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपने रिस्क के ऊपर यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट है वो प्रोवाइड करवा रहे हो। यहाँ पे जो आपके ऑफिसर्स हैं, जो आपके आईपीओ हैं, जो आपके एसएसपीओ है, उनका मतलब यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता सब्स्टिट्यूट में। आप जिनको भी कहोगे वो उनको सब्स्टिट्यूट रख लेंगे, बट यहाँ पे आपकी जो पूरा रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी होती है, बट सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो वो मतलब उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी आईपीओ एसएसपीओ है वो उनको ग्रांट करते हैं या नहीं, बट प्रोवाइड आपको खुद के रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही करवाना होगा। इसमें आपके आईपीओ एंड एसएसपीओ का कोई भी रोल नहीं होता है। हैंस इट इज द ड्यूटी ऑफ द appointing authority to ensure that any ineligible person is not approved as a substitute and any substitute arrangement is not allowed to continue for long periods। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जौन सी मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी, आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हम किसको कहेंगे पूरी वीडियो में, कहेंगे आईपीओ को एंड एसएसपीओ को। तो जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ये उसकी मतलब ड्यूटी होती है कि वो ये इंश्योर करे कि किसी भी इन एलिजिबल पर्सन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के तौर पे नहीं रखा जाए, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन है वो आगे मतलब लॉन्ग पीरियड्स के लिए नहीं रहेगा। वो सिर्फ और सिर्फ जब तक आप छुट्टी पे हो, जब तक आप लीव पे हो, वो सिर्फ तब तक ही काम करेगा, उसके बाद में उसका कोई भी रोल नहीं है, उसके बाद में उसको निकाल दिया जाएगा। अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग गाइडलाइंस में इनवेटेबली be kept in view while dealing with matters related to substitute agreement arrangements on their continuance। तो आपको लिए मतलब कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लागू होती है एक सब्स्टिट्यूट छोड़ने के लिए, वो हम रीड आउट करते हैं। बिफोर रिजॉर्टिंग टू सब्स्टिट्यूट
अरेंजमेंट द फॉलोइंग ऑप्शंस में बी एक्सप्लोर्ड इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स अरेंजमेंट्स। तो यहाँ पे अगर आपके शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स है, शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स हम किसको कहेंगे, 2 से 3 दिन। अगर आप 2 से 3 दिन की छुट्टी ले रहे हो, एज फार एज पॉसिबल वर्क विल बी मैनेज बाय कंबाइनिंग ड्यूटीज। तो अगर आप 2 से 3 दिन की छुट्टी ले रहे हो तो इसमें मतलब कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आपका डबल हैंडेड बीओ है, अभी सिंगल हैंडेड बीओ कौन से होते हैं, डबल हैंडेड बीओ कौन से होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अगर आपका मतलब डबल हैंडेड बीओ है एंड आप डबल हैंडेड बीओ में काम करते हुए अपनी जो ये लीव है वो ले रहे हो, तो फिर आपको किसी भी तरीके का मतलब जो सब्सिट्यूट है वो छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जो लीव है वो शॉर्ट टर्म है, मतलब 2 से 3 दिन की अगर आप लीव ले रहे हो तो आपको किसी प्रकार का सब्सिट्यूट छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी मतलब काम है वो कंबाइनिंग ड्यूटीज से हो जाएगा। अगर आप मतलब बीपीएमओ एंड छुट्टी ले रहे हो तो आपका एबीपीएम दोनों काम संभाल लेगा। अगर आपका एबीपीएम मतलब छुट्टी ले रहा है, अगर आप एबीपीएम एंड छुट्टी ले रहे हो तो आपका जो बीपीएम है वो दोनों काम संभालेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 दिन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है एंड वो मतलब दोनों काम फिर कर लेंगे। एंड सब्सिट्यूट विल बी नॉट प्रोवाइडेड इन लीव अरेंजमेंट। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार के सब्सिट्यूट छोड़ने का जरूरत नहीं है। इन सिंगल हैंडेड बीओ, अगर आपका जो बीओ है वो सिंगल हैंडेड है, द वर्क शैल बी मैनेज्ड बाय गिविंग कंबाइंड ड्यूटी टू जीडीएस एमडी। तो जो मतलब अगर आपका ना सिंगल हैंडेड व्यू है उसमें तो फिर कोई और काम ही नहीं करेगा, उसमें तो या तो कल्ला एबीपीएम ही होता है या फिर ओनली सिर्फ और सिर्फ बीपीएम ही होता है। तो अगर वो छुट्टी पे जाना चाहता है, अगर उसने छुट्टी लेनी है, अगर उसने लीव लेनी है, तो उसका जो मतलब बीओ का काम है वो कौन संभालेगा, उसका बीओ का काम संभालेगा जीडीएस एमडी संभालेगा या फिर एमसी संभालेगा। तो एमडी कौन होते हैं, मेल डिलीवरर, एंड एमसी होते हैं मेल कैरियर, ग्रामीण डाक सेवक, वितरक और वाहक। यहाँ पे हिंदी में इन्होंने बता रखा है ऑफ द नेबरिंग बीओ या फिर एसओ इन हुज बीट द बीओ फॉल्स। तो जिसके भी एसओ या फिर बीओ के अंदर दूसरे बीओ का जो मतलब बीट है वो आती है, तो उधर का जो एमडी या फिर एमसी है यहाँ पे जो काम है इनका संभाल सकता है। बट जो मतलब बीपीएम है वो किसी दूसरी जगह पे नहीं जाता, बीपीएम एक जगह पे पक्का होता है। बट जो एमडी एमसी होते हैं या फिर एबीपीएम होते हैं उनको दूसरी जगह पे मतलब 1 से 2 दिन के लिए जाना पड़ सकता है, उनको वो भेज सकते हैं। यहाँ पे इशू वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि जो बीपीएम है उसके मतलब आरआईसी डिवाइस वगैरह उसके नाम पे चलता है, तो इसलिए उसको एक ही जगह पे रखते हैं। बाकी अगर आप अपने सिंगल हैंडेड बीओ में बीपीएम हो या फिर एबीपीएम हो एंड आप अकेले ही काम कर रहे हो, फिर भी अगर आपको लीव चाहिए तो जो आपके बीओ के आसपास के बीओ के या फिर एसओ के जो एमसी एमडी है वो आपका काम संभालेंगे जब तक आप लीव पर हो। उसके बाद में सेकंड आता है इवन इन लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स। तो लॉन्ग टर्म अगर आप ज्यादा दिन की छुट्टी ले रहे हो, जैसे कि अगर आप 10 दिन की छुट्टी इकट्ठी ले रहे हो, ऐसे नहीं है कि आपको मिलेगी नहीं, आपको जरूर मिलेगी, इट्स योर राइट कि आपको मतलब जो छुट्टी है वो ग्रांट की जाए। तो अगर मतलब लॉन्ग टर्म आपकी अरेंजमेंट्स है, अगर आप 10 दिन की इकट्ठी छुट्टी ले रहे हो, द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज एज इन above will be resorted to substitutes will be allowed only if workload of the BO as well as its financial position justifies such engagement or filling the post on regular basis। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि लॉन्ग टर्म जो मतलब अगर हम लेते हैं, लॉन्ग टर्म अगर छुट्टी लेते हैं तो उसमें भी मतलब यहाँ पे एक ये बात आ रही है कि अगर आप कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर रहे हो, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म की लीव ले रहे हो, अगर आप 10 दिन की छुट्टी इकट्ठी ले रहे हो, तो वहां पे भी जहां तक पॉसिबल हो सके जो ड्यूटीज है उनको कॉम्बिनेशन करके भी, अगर आप डबल हैंडेड में हो तो एक जना जो है वो अकेले मतलब सारा काम संभाल लिया। अगर आप 4 दिन की छुट्टी ले रहे हो, जहां तक पॉसिबल हो कि कंबाइनिंग ड्यूटी रखो, कि सब्स्टिट्यूट मतलब जो है उसको रखने की नौबत ना आए, इन्होंने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर रखा है। अगर आप सिंगल हैंडेड में हो तो मतलब पॉसिबल बनाया जाए कि जो आपके जीडीएस एमडी या फिर एमसी है अगर आपके एसओ में है तो उनको ही सारा काम संभाल दिया जाए। बट जहाँ पे इन्होंने मतलब अगर बता रखा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो सब्सटीट्यूट सिर्फ और सिर्फ रेयर कंडीशन में रखे जाएंगे। और वो भी क्यों रखे जाएंगे, अगर जो आपका वो बीओ है वो फाइनेंशियल पोजीशन में अच्छी तरीके से है एंड उसका जो मतलब काम है वर्कलोड है वो ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में ही बाहर से सब्सटीट्यूट रखे जाएंगे। अदरवाइज बाहर से कोई भी सब्सटीट्यूट यहाँ पे नहीं रखे जाएंगे एंड जो आपके एबीपीएम या बीपीएम मतलब जो भी है वही दोनों काम संभालेंगे। एंड अगर आप सिंगल हैंडेड में हो तो फिर आपके एसओ के एमसी या फिर एमडी ही दोनों काम संभालेंगे। जहां तक पॉसिबल हो सब्सटीट्यूट को नहीं रखना है, इन्होंने सिंपली ये मेंशन कर रखा है। उसके बाद में इन टाउन्स एंड सिटीज वेयर डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स आर आल्सो अवेलेबल इन द सेम ऑफिस द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द वर्क बाय रेगुलर स्टाफ बाय combination ऑफ ड्यूटीज और बाय ग्रांट ऑफ ओटीए बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स में बी एक्सप्लोर्ड। तो यहाँ पे बता रखा है इन्होंने कि अगर टाउन्स एंड सिटीज में हो, अगर वहां पे कोई और ऑफिशियल, अगर वो डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स है जैसे कि एमटीएस हो गए, पोस्टमैन हो गए या फिर और भी मतलब अगर कोई ऑफिशियल डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स हैं, तो ऐसा पॉसिबल बनाया जाए कि वो अपनी जो ड्यूटीज है वो कंबाइन करके एंड
किसी भी बीओ में काम संभालने, मतलब जहां तक हो सके सब्स्टिट्यूट को नहीं रखना है। आपके डिपार्टमेंटल वाले या फिर आपके ही जैसे कि जीडीएस आसपास के, वो आपका काम संभाल ले तो बेटर है। बाकी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट को सिर्फ और सिर्फ रेयर कंडीशन पे ही रखा जाएगा। अगर आपका जो बीओ है वो फाइनेंशियल कंडीशन में जस्टिफाई करता है, वर्कलोड को जस्टिफाई करता है, तभी सब्स्टिट्यूट रखा जाएगा, वरना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं रखा जाएगा। क्योंकि अगर आप छुट्टी पे जाते हो एंड अगर सब्स्टिट्यूट आपका मतलब आपके बीओ में रहता है, तो सब्स्टिट्यूट को ऐसे नहीं है कि वो आपको मतलब आपके सब्स्टिट्यूट को सैलरी नहीं देंगे या फिर आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगा। नहीं, जो गवर्नमेंट है वो सब्स्टिट्यूट अगर रखेगी तो सब्स्टिट्यूट को अलग से पैसे मिलेंगे। वो मतलब जितने भी दिन काम करेगा उसको इस हिसाब से उसकी जो सैलरी है वो मिलेगी। एंड यहाँ पे कोई भी मतलब इशू वाली या फिर कोई भी डाउट वाली बात नहीं है कि उनको नहीं मिलेगी। उनको जरूर से जरूर उनकी जो सैलरी है जितने भी दिन भी काम करेंगे उनको मिलेगी। एंड जो आपकी मतलब सैलरी है उसमें से भी कुछ भी डिडक्शन नहीं होगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, सम सर्कल्स हैड सॉट सम क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑन द इशू pertaining to paid leave. If combination of duties is not feasible, can engagement of substitute will be allowed in the case of paid leave also. तो यहाँ पे पेड लीव में भी जो सब्सटीट्यूट है उनको रखा जा सकता है, बट ओनली रेयर कंडीशन, अगर आपका वर्कलोड सही है, अगर आपके वीओ में फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया है, वो तभी रखा जाएगा, वरना कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी से ही यहाँ पे काम चलाया जाएगा। उसके बाद में इन्होंने बता रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज इन द फर्स्ट ऑप्शन। तो मतलब इन्होंने क्या रखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज इज द फर्स्ट ऑप्शन, की हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, आपके जो सीनियर्स है वो देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी से अगर काम चलता है देन वेल एंड गुड, पेड लीव देने के बाद। बट अगर नहीं चलता है उसके बाद में सेकंड एंड मतलब लास्ट ऑप्शन है हमारे पास सब्स्टिट्यूट का, कि फिर तो सब्स्टिट्यूट देखो रखना ही पड़ेगा, बट जहां तक पॉसिबल हो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी से ही काम चलाया जाए। Notwithstanding with the above clarification, this office continues to receive representations from the various staff unions expressing following difficulties due to issuance of above instructions. Combination of duties is affecting employment conditions with extended working hours without any additional remuneration. तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि किसी भी मतलब आपको ज़्यादा सैलरी के अलावा यहाँ पे आपके वर्किंग आवर्स को यहाँ पे इफेक्ट किया जा सकता है पेड लीव के दौरान, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज के दौरान। आपका जो यहाँ पे वर्किंग आवर्स हैं उनमें वेरिएशन देखने को मिल सकती है, आपके ज़्यादा हो सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया कि आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी के दौरान ज़्यादा हो सकते हैं। एंड आपको जो मतलब सेकंड यहाँ पे जो डिफिकल्टी है क्या फेस करने को पड़ेगी, मतलब जिनका भी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज होता है, तो अगर उनको मतलब पेड लीव चाहिए तो उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर वरना बीओ बंद होगा। तो इसलिए ये जो अबव इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं इसके कारण उनको पेड लीव नहीं मिल सकती, बट जब आपका दूसरा बंदा आया है उसके बाद में आपको पेड लीव मिल सकती है। उसके बाद में जीडीएस आर बीइंग डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू ऑफिशिएट इन पोस्टमैन या फिर ग्रुप डी कैडर्स। तो आप मतलब जिस दौरान अपना काम कर रहे हो बीओ में, जिस दौरान आप अपनी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज का काम कर रहे हो, उस दौरान आप मतलब ग्रुप डी या फिर पोस्टमैन के जो कैडर्स होते हैं उनमें नहीं जा सकते। तो आपको यहाँ पे ये जो डिफिकल्टीज है फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद में द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड एंड it is again clarified that instructions dated this do not provide that combination of duties should be resorted to even if the working hours of the combined duty exceed 5 hours। तो मतलब आपकी अगर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज है, अगर दो आपको ड्यूटी इकट्ठी दी गई है, तो यहाँ पे आपका जो काम है वो 5 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इट इज फॉर द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी टू एंश्योर दैट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज वेन एवर रिजॉर्टेड टू डज नॉट एक्सीड मैक्सिमम 5 वर्किंग आवर्स अ डे ऑफ सच जीडीएस। तो ये मतलब इनकी ड्यूटी होती है, आपकी जो एंगेजिंग अथॉरिटी होती है, जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, आपके आईपीओ एसएसपी होते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी का काम दिया जाता है, अगर आपको बीपीएम एबीपीएम दोनों का काम इकट्ठा दिया जाता है, तो आपका जो काम का मतलब टाइम है वो 5 घंटे से ज्यादा का ना हो, ये उनकी ड्यूटी है। अगर आपका काम 5 घंटे से ज्यादा होता है तो आप आवाज उठा सकते हो, आप किसी के भी खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। एंड वैसे ये मतलब आपके जो आईपीओ एसएसपी होता है, ये उनका काम होता है कि आपका जो काम है वो 5 घंटे से ज्यादा का ना हो। In so far as issue of extra remuneration for additional work is concerned, there is already provision of combined duty allowance। तो इन्होंने आप लोगों को मतलब ये जो डिफिकल्टीज है फेस करनी पड़नी थी थर्ड ऑप्शन में, बट इसको इन्होंने दोबारा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि हाँ ये मतलब इनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो आपके एंगेजिंग अथॉरिटी है, उन्होंने ये इंश्योर करना है कि जो आपका काम है वो दिन में 5 घंटे से ज्यादा का ना हो। अगर आपका काम दिन में 5 घंटे से ज्यादा का हो रहा है तो आप सब्सटीट्यूट को रख सकते हो विदाउट एनी परमिशन, मतलब विदाउट एनी, आपको कोई भी यहाँ पे इशू नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज ओवर
फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर मतलब इन्होंने मान लिया, अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन लगा भी दिया, अगर एक ही बंदे को दोनों काम दे दिए एंड अगर उसका काम 6 घंटे का बन रहा है, ज़्यादा घंटे का बन रहा है, तो यहाँ पे वो कंप्लेंट कर सकता है। मतलब वो बोल सकता है कि नहीं, मैं मैक्सिमम 5 आवर्स इन अ डे ही करूँगा, क्योंकि ये कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल में मेंशन किया हुआ है कि आप एक दिन में 5 घंटे से ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपका काम एक एक दिन में 5 घंटे से ज़्यादा का बन रहा है, तो आप उसके खिलाफ मतलब आवाज़ उठा सकते हो एंड आप बोल के अपने सीनियर्स को एक सब्स्टिट्यूट भी रखवा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे बता रखा है कि अगर जैसे कि आप एक्स्ट्रा काम करते हो, अगर आप ओनली बीपीएम हो, अगर आप एबीपीएम का भी साथ में काम करते हो, या फिर अगर आप ओनली एबीपीएम एंड बीपीएम का भी काम साथ में करते हो, तो फिर यहाँ पे आपको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है। एंड कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस आपको कितना मिलता है, अगर आप ओनली बीपीएम हो प्लस एबीपीएम का काम कर रहे हो, तब आपको कितना मिलता है, या फिर अगर आप एबीपीएम हो एंड प्लस बीपीएम का भी काम कर रहे हो, तब आपको सीडीए कितना मिलता है, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस कितना मिलता है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया वो वीडियो, तो जल्दी जाकर चेकआउट कर लेना, क्योंकि सिंगल हैंडेड अगर आपका बीओ है, तो वहाँ पे आपको भी कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, क्योंकि आप ही दोनों काम कर रहे हो। उसके बाद में हमारे पास सेकंड पार्ट है यहाँ पे, एज रिगार्ड्स alleged refusal of leave due to wrong interpretation of instructions dated this, it is clarified that the leave should not be refused to GDS when combination of duties is not possible. अगर आपके बीओ में, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, अगर आपके बीओ में मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज अगर नॉट पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं होती है, तब भी आपको मतलब लीव लेने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आप जितने भी दिन की मतलब मैक्सिमम 10 डेज की यहाँ पे लीव रखी गई है, तो आप अपनी लीव ले सकते हो। अगर आपके कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज पॉसिबल है तब तो आप ले ही सकते हो, अगर नहीं भी पॉसिबल है तब भी आप ले सकते हो, आपको कोई भी मना नहीं कर सकता। उसके बाद में फर्दर इंस्ट्रक्शन डू नॉट प्रोहिबिटेड मेकिंग ऑफ ऑफिशिएटिंग अरेंजमेंट्स अगेंस्ट पोस्टमैन कैडर बाय एंगेजिंग द जीडीएस stipulates that even in long-term engagements, considered will be allowed if workload and financial position of BO justifies such engagement of filling up the post. तो अगर आपके बीओ में काम अच्छा है, अगर आपके बीओ की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट रख सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स के लिए भी। अगर आप मतलब अकेले हो, अकेले काम कर रहे हो एंड अगर आपके पास कोई भी, अगर आप मतलब बीपीएम हो एंड अकेले ही काम कर रहे हो, अगर आपके पास कोई भी एबीपीएम नहीं है एंड आपके मतलब बीओ में काम ज़्यादा है, फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपकी अच्छी है बीओ की, वहाँ पे काम ज़्यादा है, अकाउंट्स ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, तो फिर आप एक सब्स्टिट्यूट को अपनी तरफ से रख सकते हो, जिसकी की जो मतलब सैलरी आपको देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसकी जिसकी जो सैलरी है वो गवर्नमेंट की तरफ से आएगी एंड आप अपना वर्कलोड शो करके एक सब्स्टिट्यूट को एज ए एबीपीएम रख सकते हो, जब तक वहाँ पे एक रेगुलर बेसिस का जो मतलब एबीपीएम है वो ना आ जाए, आप तब तक अपने उस सब्स्टिट्यूट को रख सकते हैं एंड उसको जो सैलरी है वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। तो फिर चाहे वो कितने भी मतलब टर्म का हो, कितना भी लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, कितने भी दिन हो, जब तक आपके पास एक रेगुलर बेसिस के ऊपर एक एबीपीएम नहीं आ जाता, आप तब तक उस सब्स्टिट्यूट को रख सकते हो। उसके बाद में फाइल द बेसिक इंटेंशन बिहाइंड द इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन दिस was no doubt to regulate and restrict the substitute and provisional agreements approved made by the appointing authority. It was not intended to deny the legitimate leave to GDS. As such, it is enjoined upon the leave sanctioned authorities they will not deny paid leave introduced by this on the grounds that the duties of GDS proceeding on leave etc. cannot be combined with other GDS departmental स्टाफ। तो जो जीडीएस की ड्यूटी है उसको हम किसी और के साथ यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि कंबाइन नहीं करेंगे एंड आपको किसी भी हालत में आपकी जो पेड लीव है वो देने से इनकार नहीं किया जाएगा, चाहे कंबाइंड ड्यूटी पॉसिबल हो चाहे ना पॉसिबल हो। आप लोगों को अपनी जो लीव है जितने भी दिन की आप चाहते हो उतने दिन की आपको लीव मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद में सब्स्टिट्यूट रखना है या नहीं वो आपके मतलब बीओ के ऊपर डिपेंड करता है एंड आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके जो हाथ में मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज पॉसिबल हो रहा है या नहीं। वो जैसे भी होगा आपको मतलब लीव लेने से पहले पहले आपके जो ऑफिसर्स है वो बता देंगे एंड देयर इज नो इशू। आप मतलब ऑनलाइन भी आजकल तो जैसे कि आरआईसीटी डिवाइस में आप ऑनलाइन भी लीव ले सकते हो एंड अगर मतलब आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है तो आप एप्लीकेशन लिख के भी अपने जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी आईपीओ एसएसपीओ उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि मुझे इतने दिन की लीव चाहिए एंड आपको लीव मिल जाएगी। बाकी जो सब्स्टिट्यूट का क्या कुछ प्रोसेस रहते हैं वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अगर आपके बीओ में काम अच्छा है तो मतलब हम लोगों को अपने जो सीनियर्स है वो क्या कहते हैं कि अपने बीओ में काम अच्छा बनाओ, कि अगर आप आज एक डबल हैंडेड बीओ में हो, अगर आपके डबल हैंडेड बीओ में से किसी का प्रमोशन हो जाता है, अगर कहीं और चला जाता है और अगर आपके बीओ में काम अच्छा है, वर्कलोड अच्छा है, अगर अकाउंट ज़्यादा ओपन हो रहा है तो फिर आपको एक नया बंदा मिल जाएगा। अगर आपके मतलब बीओ में वर्कलोड अच्छा नहीं है तो अगर उसका प्रमोशन हो जाता है तो फिर आपको ही दोनों काम करने पड़ते हैं, इसलिए अपने बीओ का वर्कलोड अच्छा बनाओ। अगर आपका जो मतलब कोई दूसरा बंदा है अगर वो प्रमोशन लेके भी कहीं और जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए कहीं और जाता है या फिर अगर लीव पे भी जाता है, तब भी आपको सब्स्टिट्यूट जो है वो मिल जाए। वरना अगर ज़्यादा अच्छा काम नहीं है आपके बीओ में, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो फिर आपको ही हो सकता है कि सारे काम करने पड़े।
तो फ्रेंड जो भी हमारे पास लीव के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, सब्स्टिट्यूट छोड़ने के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, एंड हम लोगों को जीडीएस को कितनी लीव मिलती है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।